गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हमने 21 अक्टूबर से स्टार्ट किया है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की एनुअल एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना। तो ये एनुअल एक्चुअली एनिवर्सरी है और इसमें क्या हुआ है कि इसी दिन 21 अक्टूबर के दिन ही 1943 में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो फाउंड हुई थी या एस्टैब्लिश हुई थी। तो सबसे पहली बार ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो आपके सिंगापुर में एस्टैब्लिश की गई थी। जापान जो था उस टाइम पर इम्पीरियल जापान था, उनकी हेल्प से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने इस गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था सिंगापुर में। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि सिंगापुर ये जो पूरा आपका एशिया का जितना भी खासकर रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, ये सब जापान के कंट्रोल में आ गया था जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑलमोस्ट जो है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी उनके कब्जे में आ गए थे और सिर्फ जो मेन लैंड इंडिया था वो रह गया था, वो ब्रिटिश कंट्रोल में रह गया था। बाकी इंडो चाइना रीजन वगैरह सब जो है वो जापान कैप्चर कर चुका था। तो सिंगापुर में इस गवर्नमेंट को बनाया गया, जापान ने हेल्प किया और इस गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि वो एक्सिस पावर्स के साथ अलाइन करेंगे और ब्रिटिश को हराएंगे ताकि इंडिया को आज़ादी दिलाई जा सके। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इस गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल के जो है वो लीडर भी बने, इसके हेड ऑफ द स्टेट बने इस गवर्नमेंट के। तो जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा दिया कि ये आइलैंड आपके हैं अब से, और इसका नाम बदल कर जो है अंडमान निकोबार का वो शहीद आइलैंड और स्वराज आइलैंड जो है वो कर दिया गया आज़ाद हिंद गवर्नमेंट द्वारा। अब जो है आज़ाद हिंद फ़ौज भी इसी गवर्नमेंट की वो फ़ौज थी, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी हम कहते हैं। तो सिर्फ फ़ौज ही नहीं, उन्होंने अपनी करेंसी भी बना ली थी, अपने कोर्ट भी बना लिए थे और अपना सिविल कोड जो आपका जो लॉ होता है वो भी वो बना चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली चलो एक स्लोगन भी दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि अब हम अंडमान निकोबार सिंगापुर में तो बना चुके हैं गवर्नमेंट, अगला टारगेट हमारा मेन लैंड पर कब्जा करने का और वहाँ पर से ब्रिटिश को हटाकर एक आज़ाद हिंद की गवर्नमेंट बनाना ज़रूरी है, मतलब एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो इंडियंस की गवर्नमेंट को बनाना ज़रूरी है। तो 1944 में जब वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से एंटर हुए तब जो है वहाँ वो पकड़े गए, ये जो है ब्रिटेन ने जो है इनको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद तो आपको पता ही है कि वहाँ से जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो चले गए थे, उनकी जो डेथ की भी मिस्ट्री बहुत अलग है और जो INA जो सोल्जर्स हैं उनको भी कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है, so now let us see this topic in English. Azad Hind Government. So during the ongoing Amrit Mahotsav celebrations, where we are celebrating the 75th year of independence of India, this 21st October has been celebrated as the anniversary of the formation of Azad Hind Government. So it was founded, this Azad Hind government was founded in Singapore on October 21st, 1943. That's why we have started celebrating this particular day as the Azad Hind Government Day. And on this very occasion, the first independent government of India was established with the assistance from Japan. At that time, it was called Imperial Japan, and it helped the Netaji Subhash Chandra Bose and the former members of the Indian Army to establish their government in Singapore, and they decided these men of Azad Hind government that they decided that they will ally with these Axis powers. So Axis powers were the ones like Germany, Japan, Italy, etc. So they were fighting against British, America, and USSR, etc. So they decided that they will ally with them so that they would be able to garner support against British. So Netaji Subhash Chandra Bose also became the head of the state of this government in exile. Japan also provided them with the Andaman and Nicobar Islands after winning them over, of course, and they established the temporary government there. This Azad Hind government renamed these Andaman and Nicobar Islands as Shahid Island and Swaraj Island, respectively. Apart from the Azad Hind Fauj or the Indian National Army of this Azad Hind government, they also established their own currency
their own courts as well as the civil code. Okay. So once they established their government and the prerequisites for a government, including the support or recognition by countries by several countries like Germany, Japan, Philippines, Korea, even China also recognized this government. uh, so after getting recognition for them, after securing the basic prerequisites of a state, they decided especially Netaji Subhash Chandra Bose decided that they will move to Delhi now to capture the mainland and to free the country from the British rule. Okay, so so this Netaji Subhash Chandra Bose gave a slogan of Delhi Chalo, that is to come to Delhi, and they even reached the Indian mainland on 21st March 1944 from the northeastern route, of course, and they entered through this Bengal and northeastern route. Um, After that, several of the INA soldiers were captured, and Netaji Subhash Chandra Bose had a mysterious death, which is of course a mystery as of now. Several reports claim that he did not die. Several reports claim that he died of in Taiwan or anything like that. So there is still a mystery about his death. Okay, so now let us see the next topic, which is अभ्यास. तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, मतलब एक ऐसा व्हीकल है जिसको आप ड्रोन कह सकते हो. ठीक है, तो अभ्यास एक ऐसा ड्रोन है जो कि आपके मिसाइल्स को कैरी करके लेके जा सकता है. ठीक है, तो ये एक आपको जो है इसको टेस्ट कर लिया है डीआरडीओ ने, और अब इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को जो है वो उसमें से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनवाइट कर रहे हैं. ठीक है, कि हमने बना तो दिया ये एक तरह से, अब इसको लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करने का काम प्राइवेट कंपनीज जो हैं या इंडियन इंडस्ट्री जो है वो कर सकती है. ठीक है, तो उसके साथ ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जो भी पार्टनरशिप होगी या जो भी एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, डीआरडीओ या इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बीच में. बट लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो रोप इन करना ज़रूरी है. ठीक है, तो अभ्यास जो है वो डीआरडीओ के एडीई जो बेंगलुरु की लैब है उसने बनाया है. इसमें ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर का जो है वो पावर है, जिससे कि इसको इनिशियल एक्सेलरेशन मिलती है. इसमें एक गैस टर्बाइन इंजन है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबी फ्लाइट्स ले सकता है सबसोनिक स्पीड पर. सबसोनिक स्पीड कितनी होती है? 0.8 मैक से नीचे की जो स्पीड होती है उसको हम सबसोनिक स्पीड कहते हैं. ठीक है, तो ये एक आपके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये एक फुली ऑटोनोमस फ्लाइट लेने के लिए भी केपेबल है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. अभ्यास. So Abhyas is a high-speed expandable aerial target vehicle. So basically, for better understanding, I am giving you an example of a drone. So it is basically a drone-like vehicle which can carry or which can carry several missile systems to the intended target. So it has been developed by the DRDO. And after production of this Abhyas, DRDO has invited expression of interest for the production of this particular vehicle from the Indian industries. So for large scale, of course, DRDO has produced one model or a few models. After this particular testing, this would require a large scale production. So for that, DRDO will have, or the government will have to rope in the Indian industries, and some kind of arrangement or agreement will be made between them, and Indian industry will produce this on a large scale. Okay, so this has been produced, designed and developed by the DRDO's ADE Bengaluru lab, and it has twin underslung boosters, so that it will, which will provide them initial acceleration. So you know that like a rocket releases heat or something like that, like a fire. So it will have such twin underslung boosters, which will provide them initial acceleration, like they will go with using that fire from the boosters. And after that, a gas turbine engine has been used to power this Abhyas, which will provide them long endurance flight. Apart from that, there is inertial navigation system, so that it can be controlled from a flight control computer from the ground. And
this navigation system also allows this particular Abhyas vehicle to have a fully autonomous flight. Okay, so now let us see the next topic, which is e-cigarettes. तो अभी एक आपकी सर्वे किया गया है, एक स्टडी की गई है रादर, जिसमें ये पाया गया है कि ई सिगरेट के यूज़ को अगर आप डेली भी करते हो तो भी जो स्मोकर्स हैं वो नॉर्मल सिगरेट्स को छोड़ने में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसा जो कहा जाता था कि जो लोग सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं तो वो उनको पहले ई सिगरेट पे जाना चाहिए, फिर उसके बाद उनको सिगरेट छोड़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये स्टडी में पाया गया है। ऑफ कोर्स इंडिया ये ऑलरेडी कह रहा था ई सिगरेट के बारे में कि जो ई सिगरेट है वो कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है सिगरेट्स का, बट कुछ वेस्टर्न कंपनीज जो ये बेचना चाहती थी वो इसके बारे में अलग अलग स्टडीज़ देती थी कि नहीं एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एंड ऑल दैट। बट अब जो है एक और स्टडी आई है जिसमें उन्होंने पाया है कि ई सिगरेट का यूज़ जो है उससे नॉर्मल सिगरेट छोड़ने में हेल्प कुछ नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऑलरेडी इंडिया जो है नवंबर 2019 में राज्यसभा में ये बिल पास कर चुकी है। ऑफ कोर्स ये बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था, कोलैप्स हो गया था क्योंकि जो है कोरोना वगैरह का सिचुएशन आ गई थी उसके बाद से, तो लोकसभा में पास नहीं हुआ था। उससे पहले एक ऑर्डिनेंस पास ज़रूर हुआ था, उसी के बाद जो है इसको राज्यसभा में पास किया गया था, जिसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एडवर्टीजमेंट हर चीज़ पर बैन लगाया था गवर्नमेंट ने ई सिगरेट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अब यूनियन कैबिनेट ने एक पहले ऑर्डिनेंस इशू किया 2019 में, उसके बाद राज्यसभा से जो है इस बिल को पास करवाया। और इस बिल के अंदर ये प्रोविज़न थे कि 1 साल तक अगर कोई जो है मतलब अगर कोई इस किसी भी प्रोविज़न को वॉयलेट करता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर तो छोड़ो, घर पे या कहीं पर भी इसको स्टोर करना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को, उसको रखना भी जो है वो पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया था। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो टोबैको यूज़ को ख़त्म करना चाहती है या रिड्यूस करना चाहती है, लेकिन ये ई सिगरेट्स जो हैं उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, बल्कि लोगों के दिमाग में क्या जाएगा कि वो टोबैको कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं तो वो ई सिगरेट्स ही यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि उनकी लत भी नहीं जा रही है और कोई एक्चुअल जो है वो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसलिए ई सिगरेट्स को एलिमिनेट करना चाहती थी। तो ई सिगरेट्स होती क्या हैं? ई सिगरेट्स होती हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम। तो आपको निकोटिन जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में डिलीवर करती हैं जो है वो यूज़र को। तो इसमें क्या होता है बस कि टबैको के लीव्स का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ डिफरेंस बिटवीन अ सिगरेट एंड ई सिगरेट इज़ दैट कि टबैको लीव्स का यूज़ नहीं हो रहा है, टबैको को हम बर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन डाला जाता है और बैटरी के थ्रू उसको बर्न किया जाता है, और वो जब वो बर्न होता है तो जो है यूज़र उसको इनहेल करता है। जब बर्न होने पर जो वेपर निकलता है उसको इनहेल करता है यूज़र। तो वो एक तरह से सिगरेट की तरह ही हो गया कि आप उसको इनहेल कर रहे हो और जो सोल्यूशन को वेपर के थ्रू, लेकिन टबैको लीव्स जो है वो बर्न नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन निकोटिन तो आपके अंदर जा रहा है ना, तो आपकी आदत कभी भी नहीं जाएगी सिगरेट को छोड़ने की। ठीक है, तो निकोटिन तो आपकी बॉडी में जा ही रहा है। तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं? जनरली 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं इसके अंदर। कुछ तरह के जो है वो ग्लिसरीन, वेजिटेबल ग्लिसरीन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो होता है वो होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ये फॉग मशीन्स के अंदर इसका बहुत यूज़ किया जाता है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल इसलिए डाला जाता है कि धुआं जनरेट किया जा सके, वेपर जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो थिकर क्लाउड्स ऑफ वेपर जनरेट करता है ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल। इससे जो पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है ई सिगरेट उसको पूरी वैसी ही फीलिंग आती है जैसे कि वो एक नॉर्मल सिगरेट जो है वो कंज्यूम कर रहा हो। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ई सिगरेट्स. So recently, a study has been conducted in America, and this study says that e-cigarette use does not contribute or does not reduce the smoker's addiction, addiction of cigarettes. Okay, so it does the usage of e-cigarettes would not help you to even minutely reduce your dependence upon cigarettes. Okay, because in both cases you are having nicotine. Okay, so in the e-cigarette, the
in e-cigarette, the only difference between a normal cigarette and a e-cigarette is that in e-cigarette you are not burning the tobacco leaves, but you are taking nicotine. So nicotine is addictive, and as long as you are being addicted to to the nicotine, you will remain addicted to the cigarette. Okay, so realizing the harm that e-cigarettes may impose upon users, the government of India uh, introduced a introduced an ordinance in 2019 which prohibited production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, and even storage. Of course, advertisement also, but storage also was prohibited of e-cigarettes, okay, or the electronic cigarettes. So this, after this ordinance was issued by the government or the president, the bill for banning this e-cigarette was introduced in Rajya Sabha in November 2019, and it was passed by the Rajya Sabha. But after that, we had the corona situation, and the bill is still pending to be passed. And it once it will be passed, e-cigarettes will be banned. Okay, so uh, anyone who is found to be violating the provisions of this e-cigarettes bill will be imprisoned for up to 1 year or fined up to 1 lakh rupees, or of course both. So the important part of this bill is that even the storage of electronic cigarettes was made punishable, because the government made the argument that it seriously undermines and derails the effort of the government to reduce the prevalence of tobacco use, because people who have shifted to e-cigarettes, they will shift to this particular e-cigarette in a false assumption that they have finally given up smoking, because they are not smoking the actual cigarette or the conventional or the traditional cigarette. And because they are consuming this particular e-cigarettes, they will think that they can quit it, they can quit these cigarettes anytime. But no, because the nicotine part will remain available in e-cigarettes also. Okay, so that's why the government said that it will not make any difference to the smokers, because they will not, this e-cigarettes will not reduce or even minutely address the addiction issue of the smokers. Okay, so in this e-cigarette, the only difference, like I've told you earlier, is that in electronic cigarettes, there is no burning of tobacco leaves, but there is of course nicotine delivery. Nicotine is being given to your body, and nicotine is the core issue of cigarettes, because it contributes to addiction. Okay, so under this e-cigarette, there is a liquid solution which is burnt using a battery, and after burning that solution, a vapor is formed, and this vapor is inhaled by the user. Like in a conventional cigarette, this a thick clouds of vapor is formed, and the person inhales it, and he or she assumes that this is a cigarette only. Okay, so what kind of ingredients are used in e-cigarettes? So there are several ingredients. The two of them, the main ones are vegetable glycerine. So, and the next one is propylene glycol. So propylene glycol is used to make clouds of vapor. Okay, so thick clouds of vapor, like in fog machines, this propylene glycol is used so as to make fog or to generate fog. So in cigarettes, the smoke is generated because of this propylene glycol. Okay, so now let us see the next topic, which is online चाइल्ड अब्यूज़। तो अभी एक ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है जो कि वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने निकाली है। उसमें ये कहा गया है कि जब से कोविड शुरू हुआ है, तो उसमें तब से जो है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ के केसेस जो हैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस जो है वो 200 गवर्नमेंट्स की एक ग्लोबल मूवमेंट है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंबर हैं। तो इसका मोटिव ये है कि एक ग्लोबल रिस्पांस तैयार किया जा सके, जिसमें हम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ को हम जो है वो बंद कर सकें, ठीक है, या रिड्यूस कर सके मोस्टली। तो इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो है
चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ऑनलाइन अब्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो जो सेल्फ जनरेटेड सेक्सुअल मटेरियल, अब होता क्या है कि चाइल्ड जो है उसके पास उतनी जो है वो विजडम तो नहीं है, उसको कोई भी प्रोवोक करता है तो वो खुद ही सेक्सुअल मटेरियल जनरेट करके दे देता है ऑनलाइन। ठीक है, तो उस सेल्फ जनरेटेड सेक्सुअल मटेरियल में भी जो है 77% इंक्रीज देखने को मिला है इस पीरियड के दौरान। और ख़ासकर वो चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा जो है वल्नरेबल हैं, जो कि ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी या LGBTQ+ या डिसेबल्ड हैं। ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल रहे हैं इस टाइम जो है वो सेक्सुअल हार्म्स के क्राइम में। ठीक है, तो अब इसमें कहा जा रहा है कि हमको प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट बना कर देना पड़ेगा ताकि हम अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, so now let us see this topic in English: online child abuse. So a global threat assessment report 2021, which has been launched by a global alliance, namely We Protect Global Alliance, has been made recently, and this report is saying that during this period of COVID-19 lockdown, in the last 2 years, there has been a significant spike in child sexual exploitation and abuse. So, this We Protect Alliance is basically a global movement of more than 200 governments. Of course, it also involves private sector companies as well as civil society organizations. And the objective of this alliance is to transform the global response to child sexual exploitation and abuse. So, this report is saying that in the last 2 years, the child sexual exploitation and online abuse has reached the highest level, and it has in of course the self-generated sexual material. So what is the self-generated sexual material? So, like, that children are not uh, they do not have the wisdom to judge the people on the internet, so they can self-generate sexual material by using their own pictures, videos, or audio. And that's why we have seen a 77% increase in child self-generated sexual material between these 2 years. So overall, this 77 we have seen this 77% increase. But in case the children belong to transgender or LGBTQ+ or disabled category, they are the most vulnerable categories of children in this particular case. Okay, so this alliance is saying that we need to immediately prioritize prevention activities, and we have to create safe online environment for our children, and we have to work together to protect our children from this child online abuse. Okay, so now let us see the next topic, which is furlough. तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक केस गया था, जो आसाराम जो हैं, जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन हैं, उनके बेटे नारायण साई, जो कि फरलो मांग रहे थे गुजरात पुलिस से। तो गुजरात के जो DGP हैं, उन्होंने उनकी जो फरलो को जो है वो डिनाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है वो अपहेल्ड किया है कि जो गुजरात DGP का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। तो और जो फरलो को डिनाई करना जो है वो पुलिस की जो है वो डिस्क्रिशन पर है। ठीक है, तो अब ये केस ये था कि क्या फरलो और पेरोल में कोई डिफरेंस होता है? तो याद रखो, पेरोल पे इस बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जस्ट बी अश्योर्ड कि UPSC के आपको किसी भी चीज़ पर जो है वो सरप्राइज कर सकता है। तो फरलो और पेरोल पे जो है डिफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट एनालाइज कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फरलो और पेरोल को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो फरलो और पेरोल दोनों ही सिमिलर से आपको जो है वो मैकेनिज्म लगेंगे, जिसमें क्या होता है कि जेल से जो प्रिजनर है उसको कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखने में तो आपको लगेगा कि फरलो और पेरोल दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन पेरोल में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक एमरजेंसी जो है उसको देखते हुए जो है प्रिजनर को कुछ टाइम के लिए रिलीज़ किया जाता है। समझ लो कि उसके कोई पर्सन है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या
किसी की उसके घर में डेथ हो गई है और वो सोल पर्सन है, ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक एक्सीजेंसी को देखते हुए जो है वो पेरोल ग्रांट की जाती है किसी भी प्रिजनर को। लेकिन फर्लो ऐसी चीज़ है जिसको बिना किसी रीज़न के ग्रांट किया जाता है। आप जब एक प्रिजनर एक कुछ लंबा टाइम जो है वो कुछ टाइम जो है वो प्रिजन में गुजार लेता है, तो जो है वो फर्लो को सिर्फ इसलिए ग्रांट किया जाता है कि वो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब वो एक उसको उसके लिए प्रिजन जो है वो एक नॉर्मल ना बन जाए, और जो है सोसाइटी में, क्योंकि अब क्या होगा कि अगर किसी की 10 साल की जेल है, तो वो अगर प्रॉपरली आप उसको सिर्फ 10 साल, अब उसको प्रॉपरली 10 साल तक जेल में रखोगे, तो जब उसको आप छोड़ोगे तो वो घुल मिल या फिर वो इवन एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा सोसाइटी में, ठीक है। तो इसलिए फर्लो उसको ग्रांट की जाती है कि वो अपनी फैमिली लाइफ से कॉन्टीन्यूटी बनाकर रखे, सोसाइटी से इंटीग्रेटेड रहे, ठीक है। तो 10 साल तक या 20, जितनी भी लंबी सज़ा है या कितनी भी इवन कोई भी किसी भी ड्यूरेशन की सज़ा हो सकती है, अगर सोसाइटी से आप उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है, एक सोशल इशू जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसका फिर वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा, वो एक फर्दर क्रिमिनल बनता ही जाएगा। तो इसलिए उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट रखने के लिए बार बार जो है फर्लो जो है वो उसको बिना किसी रीज़न के दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये फर्लो देना जो है वो पुलिस की डिस्क्रिशन पर है, कोई भी प्रिजनर इसको अपना राइट नहीं समझ सकता। तो यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कोई लीगल राइट नहीं है आपका। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट या लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है ये फर्लो ग्रांट करना, तो उसको मना भी किया जा सकता है फर्लो को ग्रांट करना, ठीक है। तो जैसा कि अभी जो गुजरात डीजीपी जो है उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन यूज़ किया और नारायण साई को जो है फर्लो ग्रांट करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो फर्लो कैसे उन्होंने डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक लीगल राइट नहीं है, तो बॉम्बे फर्लो एंड पेरोल रूल्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये देखने को मिला कि कोई लीगल राइट नहीं है फर्लो, ठीक है। तो रूल 3 और रूल 4 जो है वो ये कहता है इन रूल्स का, बॉम्बे फर्लो एंड पेरोल रूल्स का, कि किसी भी पर्सन को फर्लो दी जा सकती है, मे बी रिलीज्ड, ठीक है। तो मे बी रिलीज का मतलब ही ये है कि कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्लो को देना है, ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर जो है पुलिस को या गवर्नमेंट को लगता है तभी जो है वो फर्लो दी जा सकती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, फर्लो. So Supreme Court has recently upheld the Gujarat DGP's order, who denied who denied Asaram's son Narayan Sai from a 2 week long furlough, uh, because he is serving life imprisonment for rape. So this case was about the realizing the differences between furlough and payroll. So some prisoners were perturbed and they were claiming that it is their right to have a furlough. So Supreme Court was discussing this case, that if this furlough is a right of a prisoner or not. So before seeing if furlough is a legal right or not, we have to see the difference between furlough and payroll. So basically, furlough and payroll both may look same to you because they are both temporary or short-term release of a prisoner from custody. So that's why the character of these furlough and payroll looks same, but payroll is granted for a specific purpose or a specific emergency. Like I've told you, like if a prisoner has a death in his family or any specific urgency, in that case the police or the government can grant a payroll to the prisoner. But furlough is granted without any specific reason. Okay, so just to break the monotony of imprisonment and to ensure that the prisoner or the person remains integrated within the society, and he or she does not consider prison to be a new normal in his life. That's why he is granted furlough, so that he can maintain contact with the outside world and he does not get secluded. Okay, so this furlough can be claimed without a reason. You don't need a prisoner does not need to mention a reason to avail this furlough.
and uh, the prisoner does not have any absolute legal right to claim a furlough. Okay, so it is upon the discretion of the police or the government to grant furlough to a prisoner, and of course if there is discretion, then it can also be refused, because in cases where there is a where the police perceives that there is a threat to public order or public interest, then in that case certain prisoners will can be denied furlough. Okay, so the Supreme Court realized that under the Bombay furlough and payroll rules, none of the section or the rules confer a legal right to prisoners for confer a legal right of furlough to any prisoner. In the rule 3 and 4, the term which has been used in such rules is that may be released. Okay, so the expression which has been used in rule 3 and 4 is may be released. So in case in this case, the rules are indicating that there is no absolute right. They may be released, and they may when I say you may be released, I automatically mean that you may not be released also. Okay, so in that case the Supreme Court observed that these rules are not giving any absolute right, and it is a matter of discretion upon the police or the government to grant furlough to any person or to any prisoner or not. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.